यू आर वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। आज हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं और इस सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती। मैं आज वैसे भी यहाँ से शुरू करूँगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि आप लोगों को मुझे पढ़ाना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्यू थिंग्स वी शुड नो नाइसली, खास करके राउल्स लॉ और हेनरी लॉ। ठीक है, तो ये पढ़ाऊंगा तो बीच में ये राउल्स लॉ आ जाएगा। ठीक है ना, विदाउट राउल्स लॉ हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। कहाँ गया ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, शुरू में खास करके आपने 11th क्लास में पढ़ी भी हुई है। तो मैं सबसे पहले आगे आपके लिए यहाँ पे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल, व्हाट डज इट आइडियल? आइडियल का मतलब क्या है? आइडियल हम लोग खूब अच्छे से बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आइडियल मतलब किसी प्रिंसिपल को, किसी लॉ को परफेक्टली फॉलो करता है। तो क्या फॉलो कर रहा है? यहाँ पे बोला लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। तो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसको आइडियल बोलेंगे? क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? सो द सॉल्यूशन विच ओबे करेगा राउल्स लॉ को, और एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कोई सी भी कॉन्सेंट्रेशन की रेंज हो, और वो आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन कब, क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए? द आइडियल सॉल्यूशन हैव टू अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या क्या वो प्रॉपर्टी है? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, मतलब जो कुछ भी पहले एंथैल्पी, जो भी एनर्जी था नंबर ए का और नंबर बी का, बी और ए दो कंपोनेंट है मेरे पास, अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, मिला दिया, तो उसके बाद भी उसके उसके अंदर उसकी एंथैल्पी चेंज नहीं होती। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इज जीरो, मतलब मिक्स करने के बाद कोई चेंज अगर आता है तब उसको हम डेल्टा एच इज इक्वल टू सम वैल्यू बोलेंगे। लेकिन जब कोई भी चेंज नहीं आया तो जीरो लिखेंगे। तो कहने का मतलब जब अगर को कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अगर नहीं होता तभी वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, नंबर वन। नंबर टू, जो भी वॉल्यूम ऑफ ए होगा और जो भी वॉल्यूम ऑफ बी होगा, दोनों को ऐड करने पे जो आता है वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी, तो जो इसको ऐड करने पे जितना आता है और इनका भी जो मिक्स होने के बाद आता है, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, जीरो होता है चेंज, तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको। फिर से बता दूं, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो, क्लियर, एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो जीरो। ठीक है ना, इट मींस नो हीट इज ऑब्जर्व, सीधी सी बात है, और इवॉल्व, ना तो हीट लिया ना हीट दिया। व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, जब भी आपने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों को मिक्स किया जब, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ तो उसके अंदर ना तो उसने हीट एब्जॉर्ब किया ना ही इवॉल्व किया, राइट, नंबर वन। और वॉल्यूम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी, जो दोनों को ऐड कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी, ये दोनों ऐड करने पे और ये इसका दोनों का इक्वल होगा। एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग टू कंपोनेंट ए एंड बी। ध्यान से सुनना, अच्छे से बार बार सुनने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखना, समझ में अच्छे से आना चाहिए। मैं देखता हूँ कैसे समझ में नहीं आता आपको, राइट। तो ध्यान से देखो, मैं एक ही बार में समझा दूंगा आपको। इन प्योर कंपोनेंट द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ध्यान देना, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, मान लो आपके पास कंपोनेंट ए है, ये मैं मिटा देता हूं, तो मान लो कंपोनेंट ए है आपके पास, सीधी सी बात है। तो ए आपके पास एक ही उसमें ए और ए, एक मॉलिक्यूल ए है, दूसरा मॉलिक्यूल भी ए है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन रहेगा। अब और दूसरी तरफ आपके पास बी और बी हैं, दूसरे जार में या दूसरे टेस्ट ट्यूब में, एक ए और ए के बीच का अट्रैक्शन है और ये बी और बी के बीच का अट्रैक्शन है। कुछ भी रहने दो, डजंट मैटर कितना है, लेकिन जैसे ही आप ए और बी को मिला दिए
तो अब ए बी ऐसे करके रहेंगे ना, ऐसे करके रहेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन किस तरह का बनेगा, बी ए करके, ठीक है। तो ए और बी पहले था, वेयर इज द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू इंटरेक्शन ए बी टाइप। पहले ए और बी था, लेकिन जैसे आपने मिक्स किया अब किस टाइप का हो गया, ए बी टाइप का हो गया। इंटरेक्शन विल आल्सो बी प्रेजेंट, बट कैसा, इफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर नियरली इक्वल टू दोज ऑफ बिटवीन ए एंड बी। जो ए के बीच में था और बी के बीच में था, और मिक्स करने के बाद भी जब ए और बी मिला आपको, उसका भी ऑलमोस्ट नियरली इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, ऑलमोस्ट सेम रहता है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की पहचान है, ठीक है। सो अ परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर, बहुत कम होता है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन बहुत कम मिलता है। बट सम सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल, आइडियल तो खैर होता ही नहीं है, बट वेरी नियर टू आइडियल रहते हैं कुछ सॉल्यूशन, जैसे बेंजीन और टॉलुइन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ठीक है, फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको ये, ठीक है। आप एक बार और पढ़ लेना अच्छे से, और ये बोर्ड में आता है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो बी केयरफुल। अगर आप यहाँ पे, अब ध्यान से सुन लो क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये भी बोलना है कि भाई वो राउट्स लॉ और ऑल रेंज ऑफ एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो इसको फॉलो करता है, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। नंबर 2, मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी जीरो होगी और मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम जीरो होगा, कोई ना तो वॉल्यूम कम होगा ना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ है इंटरेक्शन है, दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, जो इंटरेक्शन ए और ए का के बीच का है और बी के बीच का है, और जब ए और बी को मिक्स कर देंगे तो जो इंटरेक्शन होगा ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन आइडियल, कभी कभी नॉन आइडियल अकेला पूछा जाता है, वैसे तो दोनों साथ में पूछे जाते हैं, और बी केयरफुल, ये क्वेश्चन आएगा और ध्यान से सुनना है। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था, अब राउल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा वो क्या है, नॉन आइडियल। व्हेन ए सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ और द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेरी सिंपल, नॉन आइडियल। तो इसका मतलब ध्यान देना, ए और ए, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ए और ए के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं, आपस में बॉन्डिंग है ना, इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं, इसलिए तो लिक्विड है। और बी के बीच में भी आपस में कुछ इंटरेक्शन है, तभी भी ये बी क्या है, बी टू बी आपस में कुछ इंटरेक्शन है। लेकिन जब ए और बी को मिक्स कर दिया गया तब ऐसा बनेगा, है ना। और जब ऐसा बनेगा तब, अब ध्यान से सुनना, यहाँ दो चीजें वेरी सिंपल। या तो जो भी इसका वेपर प्रेशर था, क्या था, वेपर, आई विल टॉक वेपर प्रेशर इन द एंटायर रेंज, वेपर प्रेशर। तो ए और ए के बीच का कुछ वेपर प्रेशर था और बी के बीच का आपस में कुछ वेपर प्रेशर था। अब जब ए और बी मिल गया, मिक्स कर दिया हमने, तो या तो रिजल्टेंट, अब मैं बात करूंगा रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट वेपर प्रेशर, अब ध्यान देना, या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा, वेरी सिंपल। ध्यान से सुनते रहो, अभी समझ में आ जाएगा पूरा, फिर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, पहले समझ लो। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा, इन दोनों को मिक्स करेंगे ना जब, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा कैसे, सोचने वाली बात है। भाई वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, जब उनके बीच का इंटरेक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, उल्टा है, इंटरेक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे, फोर्सेस वीक हो जाएंगे ना। जब फोर्सेस वीक हो जाएंगे तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा, है समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उस केस में आपको क्या होगा, मान लो यहाँ पे कैसे लिखूं, मान लो ये आपके पास एक जार है, या तो मैं ग्राफ में सिखा देता हूँ आपको,
मान लो ये प्रेशर ऐसा बन रहा है, दो आइटम है, ए है बी है, कभी कभी 1 और 2 भी लिखेगा आपकी बुक में सम टाइम, मुझे नहीं मालूम क्या लिख रहा है ये। हाँ ये यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू 1 x2 x1 और x2, ठीक है ना। आप कुछ भी नाम दे दो इनको, डजेंट मैटर, x1 और x2। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है x1 कितना और x2 कितना है, उसी के हिसाब से प्रेशर बनेगा, ठीक है ना। एक का प्रेशर कम है और एक का ज़्यादा है, तो सपोज ये ऐसे बनता है। तो अगर प्रेशर बढ़ा तो वो डेविएशन ऐसे हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा ना, थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर कम हो रहा है उस केस में क्या होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना जब, अगर प्रेशर कम हुआ, क्यों होगा अभी मैं बताने चल रहा हूं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। मैं आपको यहाँ फिगर में भी दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ऐसे है तो ये बढ़ गया, और जो दूसरा वाला है ये भी बढ़ गया, और रिजल्टेंट का और बढ़ गया। तो ये कौन सा वाला है, पॉजिटिव डेविएशन। कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर अगर आपस में इंटरेक्शन बढ़ गया, इंटरेक्शन इंक्रीज हो गया, आपस में बॉन्डिंग बढ़ गई, बिकॉज ऑफ सम बॉन्डिंग, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बीच में जनरेट हो गई मान लो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होगी तो वेपर क्या रिलीज होने देगा, वेपर बनने देगा, नहीं बनने देगा, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। तो बॉन्डिंग जब स्ट्रांग हो जाएगी तो मान लो इसका प्रेशर ऐसे ऐसे जा रहा था इसका, लेकिन अब वो ऐसे जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और ये दूसरा वाला कंपोनेंट है तो उसका P2 प्रेशर वो कम हो गया, नीचे आ गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, देखो कम हो गया, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन क्यों होगा, क्योंकि बीच में जो इसका इंटरेक्शन था वीक हो जाएगा, वीक होने की वजह से पॉजिटिव डेविएशन आएगा, क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर ज्यादा बनेंगी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लो आप, जैसे यहाँ पे बता रहा है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल। अब एसीटोन जानते हो ना क्या होता है, CH3CO CH3, ध्यान देना अभी, ये आपका CO CH3CH3, क्लियर। और ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 CHCl3, क्लियर। अब यहाँ क्या बता रहा है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हो। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरी साइड में यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, और बीच में हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल यहाँ, सॉरी एक एटम यहाँ पे आ गया। इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो जो इसके बीच का आपस, इनका और इनका आपस में क्या था, ये जो मॉलिक्यूल था इसका आपस में कुछ इंटरेक्शन था, और ये जो मॉलिक्यूल मान लो ये ए है ये बी है, तो इसका कुछ अट्रैक्शन था, इसका अपना कुछ अट्रैक्शन था, लेकिन जैसे आपने इनको मिक्स किया तो अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल बनेगा ऐसे, है ना। जब बनेगा आपस में, मान लो ये ए है ये बी है, तो इनके बीच में ए बी इंट्रैक्शन जब बन जाएगा तो एक ऐसा बन गया। अब जब ऐसा बना तो बीच में बनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में इंट्रैक्शन बढ़ गया, बढ़ेगा तो वेपर ज़्यादा होंगे कम होंगे, कम हो जाएंगे, और वेपर जब कम बनेगा तो सीधी सी बात है नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। अब आपको समझना है इसको, देखो यहाँ पे, in case of negative deviation from Raoult's law, the intermolecular attractive forces between AA and BB are weaker than those between A and B। बात समझ में आई, and leads to जो AA और BB के अंदर है are weaker than those between AB and leads to the decrease in vapor pressure। मतलब जो इंट्रैक्शन AA में था और BB में था, ध्यान देना इसमें इंट्रैक्शन कम था, लेकिन जैसे ए बी बना इंट्रैक्शन बढ़ गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात को समझो, कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। एंड लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, मतलब क्या बढ़ गया, इंट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर एंड रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशन। एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन, phenol and aniline, in this case intermolecular hydrogen bonding between phenolic proton and lone pair of nitrogen।
नाइट्रोजन का लोन पेयर है और फिनोलिक प्रोटोन, प्रोटोन मतलब H। तो अब आपके पास यहाँ फिनोलिक प्रोटोन और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्गर देन किससे, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, जो उनके सिमिलर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। तो इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम बनेंगे, वेपर ही कम बनेगा। जब वेपर कम बनेगा तो सीधी सी बात है वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो वेपर प्रेशर जब कम बन रहा है, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, देखो यहाँ पे ध्यान ध्यान दो, अभी आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। मान लो एक एक आइटम है, ये एक्स आई, ये X1 और X2, ये दो आइटम है। तो एक के बारे में जब आपने देखा, इसका इसका भी कम हो गया, इसका भी कम हो गया, दोनों का जब आपस में बने तो रिजल्टेंट का क्या बनेगा, कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, तभी तो ये नेगेटिव है। ठीक है ना। चलो सेम वे मैंने अभी अभी और भी बताया था यहाँ पे इसके बारे में। सिमिलरली मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये जरूर मेंशन करते रहो बीच बीच में, फ्रॉम राउल्स लॉ। दिस इज बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल एज शोन इन द फिगर। आई होप मैं इसको समझा पाया हूँ अच्छे से, आप इसको समझने की कोशिश करो, नहीं तो क्लैरिटी नहीं रहेगी, दिक्कत आएगी आपको। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते इसको। तो चलो पॉजिटिव वाला भी समझा देता हूँ, पॉजिटिव वाला भी मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है ना। तो केस तो वही रहेगा, इस बार क्या होगा, डेविएशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, इंटरेक्शन कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो कम क्यों होगा, मतलब कुछ ना कुछ फोर्सेस पहले ज्यादा थे जिसको हम उसको वीक बना रहे हैं। वीक होने की वजह से क्या होगा, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। द कॉज ऑफ दिस डेविएशन लाई इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन। तो ए बी यहाँ बता रहा है, जैसे इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, अब मैं पॉजिटिव डेविएशन समझाने चल रहा हूँ फ्रॉम राउल्स लॉ। ए बी इंटरमोलिकुलर आर वीकर देन, अब देखो जो ए बी बना है इसके बीच का जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है वो वीक हो गए, किससे, जो ए और ए के बीच में थे और बी और बी के बीच में, मतलब इनमें ज्यादा था। लेकिन जैसे ही ए बी बना, जैसे ही ए बी बना उस समय क्या हुआ, उसका उसका जो फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम हो गए, वीक हो गए। वीक हो गए तो क्या होगा, वीक हो गए तो क्या नाम, ये वेपर ज्यादा बनेगा। वेपर ज्यादा बनेगा तो ये क्या नाम, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी यहाँ क्या देख रहे हो आप, A and BB, that is in case of the intermolecular attractive forces between solute solvent molecules are weaker than those between the solute and solute solvent molecule। मतलब मान लो दो चीजें थी आपके पास, solute के बीच में या solvent के बीच में, जो भी आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस था, मतलब ये स्ट्रॉन्गर था, क्या था ये, स्ट्रॉन्गर, ये दोनों स्ट्रॉन्गर थे। लेकिन जैसे ये ए है, ये ए है और ये बी 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 बी, अब जब ये दोनों मिक्स कर दोगे तो ए बी बनेगा। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये वीक हो गया। कैसे वीक हो गया, यहाँ पे बताएगा। दिस मीन्स दैट सच सॉल्यूशंस मॉलिक्यूल ऑफ ए या बी, दोनों के बारे में बोल रहा है, विल फाइंड इट इजियर टू एस्केप देन इन प्योर स्टेट। जब ए बी बन जाएगा तो अब क्या हो रहा है, ज्यादा एस्केप हो पा रहा है। दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर, दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर, रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन कैसे, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल C2H5OH, ठीक है ना, इथेनॉल एंड एसीटोन CH3CO CH3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बिहेव इन दिस मैनर इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल एंड, अब ध्यान देना, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल, ये इसकी बात कर रहा है, प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, यस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले बना के रखता है, ठीक है ना। ऑन एडिंग एसीटोन, अब जब इसके अंदर एसीटोन आप डाल दोगे, इसके अंदर, किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल के अंदर क्या डालने जा रहे हो, ये एसीटोन, राइट। तो इट्स मॉलिक्यूल गेट in between the host molecule and break some of the hydrogen bond।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में था? हाइड्रोजन बॉन्ड था इथेनॉल के अंदर, लेकिन जैसे एसीटोन इसके अंदर घुसेगा कई कई जगह पे इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, बिटवीन देम। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले ज्यादा था और अब कम हो गया, तो कम होगा तो क्या होगा? वेपर ज्यादा बनेंगे, सॉरी हाँ वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर फोर्सेस भी ज्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। सो अब ध्यान दे, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन वीकनिंग हो गई, वीक हो गया, द सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ in a solution formed by adding carbon disulfide to acetone। ध्यान देना, in solution formed by adding कार्बन डाइसल्फाइड और साथ में क्या है? एसीटोन, सेम CH3CO CH3 to acetone, the dipolar interaction between solute solvent molecule are weaker than the respective interactive। मतलब ये कि जो इसके अंदर है और इसके अंदर आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, आपस में इंटरेक्शन अच्छा है, लेकिन जैसे ये दोनों मिक्स किए जाते हैं, दोनों मिक्स करोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, इंटरेक्शन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा? वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब एक मिनट, अब क्या होगा? दिस सॉल्यूशन आल्सो शोज पॉजिटिव डेविएशन। अब कैसे बनाएगा पॉजिटिव डेविएशन? ध्यान देना, अब यहाँ पे पॉजिटिव कैसे बनेगा, मैंने आपको शुरू में बता दिया था किस तरह बनता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, पॉजिटिव कब बनेगा? आपका मान लो आइटम A1 है, वन आइटम, फर्स्ट आइटम, तो इसका प्रेशर P1 क्या हो जाएगा? P1 बढ़ गया, क्योंकि इंटरेक्टिव फोर्सेस कम कर दिए ना आपने, तो सीधी सी बात है वेपर बढ़ गया इसका। एक कंपोनेंट का वेपर ऐसे बढ़ रहा है, दूसरे कंपोनेंट का भी देखो ये ब्लू लाइन से बढ़ रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? पहले ऐसे बन रहा था रिजल्टेंट और अब ऐसे बन रहा है, तो क्या हो गया? ये क्या है? कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। आई होप समझ में अच्छा आ गया होगा, क्लियर? तो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा, नोट्स बना लेना, नोट्स नहीं है तो मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप लिख लेना, नोट जरूर बनाना प्लीज। ओके, अब है आगे। सो सम लिक्विड, हाँ ये बच्चों को समझ में नहीं आने वाली चीज है, एजियोट्रॉप्स, और मुझे भरोसा है शायद तुम लोग के अगर पढ़ा भी दिया गया होगा ना तो भी तुम्हें नहीं बताया गया होगा, लेकिन मैं आपको एजियोट्रॉप जरूर बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में आता है और लोगों को समझ में नहीं आता, रियली समझ में नहीं आता। एजियोट्रॉप होता क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, समझ में बड़ी जल्दी आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़ा आसान है, बस समझने वाली बात है। मान लो दो चीजें, मैं ऐसे पहले समझा देता हूँ, दो ऐसी चीजें, दो कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको आपने मिक्स किया और मिक्स होने के बाद एक पर्टिकुलर परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज होगा कुछ, दोनों एक पर्टिकुलर परसेंटेज में आके ऐसे मिक्स होते हैं, ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि फिर उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, इवन फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन के थ्रू भी नहीं, आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। नंबर वन, बात समझ में आ गई होगी? मतलब वो कैसा बिहेव करेगा पता है? मतलब दो के दोनों ऐसे बिहेव करेंगे, दोनों कंपोनेंट मिक्स होने के बाद, कि वो कोई एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट बन चुका है जबकि रिएक्शन नहीं है। ध्यान देना, अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे दो चीजें मिलके कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्शन करके, रिएक्शन कर देंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, वो तो बात खत्म हो गई, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी नहीं है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये दो चीजें मिलके, ये दो चीजें मिल गई मान लो, ठीक है। अब ये दोनों चीजें मिलने के बाद एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे, दोनों की एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगी, उस परसेंटेज पे जब आ जाएगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे और ये दोनों बिहेव करेंगे एक कंपोनेंट, ये दे बिकम वन कंपोनेंट। ऐसे बहुत से केस हैं, H2O प्लस HCl, H2O प्लस H2SO4, H2O प्लस HNO3, बहुत सारे कंपोनेंट है, मैं बताऊंगा अभी, अभी सुनो, यहां तक तो सबको समझ में आ जाता है। अब आगे समझाने वाली बात है वो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से।
आपके पास दो कंपोनेंट है, एक और ये दूसरा। बहुत ध्यान से सुनना, और हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। किसके? बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको ये बॉइलिंग पॉइंट का मामला समझ में नहीं आया ना, तो समझ लो आपको एजियोट्रोप समझ में ही नहीं आया। अब ध्यान से सुनना है। मान लो एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट 373 है, मान लो, जैसे वाटर है, कितना है? 373 केल्विन, मान लो थोड़ी देर के लिए। और एक और कंपोनेंट है, इसका मान लो है 360, मान लो बॉइलिंग पॉइंट कितने केल्विन। और दोनों मिलने के बाद जब ये वन कंपोनेंट बन जाते हैं, तो उस समय मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 336 केल्विन होगा। लेकिन कुछ लोग क्या सोचेंगे, 373 एक आइटम है, दूसरा 360 है, तो समवेयर दोनों मिलके कहीं पे 365, 366 या 363, है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, रिजल्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। तो लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई इन दोनों से भी कम है, इन दोनों से भी कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो हमें रिजल्टेंट मिला है। बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, और आगे सुनो। अब फिर से देखो, एक एक और दो दो आइटम है, मान लो एक का 373 है ना, एक का 360 है, और दोनों मिलने के बाद जब वन कंपोनेंट बन गए, तो पता चला कि 393 केल्विन हो गया है। तो 393, और हम कहाँ उम्मीद करेंगे? 365, 370, मतलब इन दोनों के बीच का। लेकिन है कितना? 393 केल्विन हो गया, जबकि इन्होंने केमिकल रिएक्शन नहीं किया है। दोनों की केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है अभी तक। देख लो, बिना केमिकल रिएक्शन के एक कंपोनेंट बन के दे विल बिहेव लाइक अ सिंगल कंपोनेंट। एजियोट्रोप समझ में नहीं आता, ध्यान से सुनो, ठीक है? आई होप ये बातें, बॉइलिंग पॉइंट वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, मजा आ जाएगा रियली। सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रोप्स, वो एजियोट्रोप बनाते हैं, ये सब एजियोट्रोप है, बट पर्टिकुलर परसेंटेज, नॉट ऑलवेज, विच आर बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी समझ रहे हो ना, दो चीजों के मिक्सचर, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, बताना पड़ेगा अगर एजियोट्रोप लिखोगे तो। मतलब इनकी कंपोजिशन जैसी लिक्विड में है वैसी ही वेपर में भी रहेगी, ना तो कोई कम होगा ना ज्यादा। एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये 373 है और दूसरा 360, लेकिन ये दोनों मिल गए अगर, तो 336 पे बॉयल करेगा, अगर इस तरह का कंपोनेंट है तो, चाहे वो पानी हो या दूसरा आइटम। सेम वे अगर इस टाइप का है कुछ और दूसरा है, तो वो दो के दोनों ही 393 पे बॉयल होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आएगा समझ में, 100% आएगा। और आप कमेंट में जरूर लिखना कि ये एजियोट्रोप तो पक्का है। एजियोट्रोप के बारे में मुझे ज़्यादा चिंता रहती है, ये बच्चे समझ नहीं पाते, मुझसे बार बार पूछते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर हो गया। इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू, हाँ मैंने बताया था ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कहाँ गया? तो एक तो है मिनिमम और एक है मैक्सिमम, समझ आया? तो अब यहाँ पे क्या, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ध्यान देना अभी, फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग। ध्यान देना, फॉर्म, अब ध्यान से सुनने वाली बात है, उल्टा लोग समझते हैं, ये उल्टा समझते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है, इसलिए गड़बड़ होती है। एक है मिनिमम बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग कम हो जाती है, और एक में मैक्सिमम बॉइलिंग। तो सोल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला केस है, देखो, है ना, जिसमें वेपर ज्यादा बन गया था। तो जब लार्ज पॉजिटिव होगा उस केस में क्या बोलता है, द सोल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म राउल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो वो ये वाला केस फॉलो करेगा जिसमें रिजल्टिंग बॉइलिंग होगा जो वो कम हो जाएगा, मतलब कम में ही बॉयल हो जाएगा भाई, पहले से ही वेपर ज्यादा बन चुके हैं, बड़ी जल्दी बनेगा, फटाफट बनेगा, इसलिए वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेगा।
कब? जब उसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन होगा। बी केयरफुल, अगर समझ में नहीं आए तो बार बार सुनना, समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन तभी तो करेगा ना जब जल्दी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वेपर बड़ी जल्दी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपस में इंटरएक्टिव फोर्सेस कम लग रहे हैं, वीक है इंटरएक्टिव फोर्सेस, है ना, वीक है, इंटरएक्टिव फोर्सेस वीक है। तो जब वीक है तो जल्दी बॉयल होगा ना। आप समझ में आ गया होगा। एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन, मैं कंपोजिशन पहले बता चुका हूँ, सम परसेंटेज। चलो आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल वाटर मिक्सचर, इथेनॉल वाटर मिक्सचर obtained by fermentation of sugar. A fractional distillation gives a solution containing approximately 95% by volume of ethanol. मतलब इथेनॉल कितना है? 95% C2H5OH, ठीक है ना, with water. Once this composition known as azeotrope composition has been achieved, the liquid and vapor have the same composition. मतलब अगर आप उसको लिक्विड फेस में रखोगे तो और वेपर फेस में रखोगे तो in both cases they will behave same, right? सेम टेम्परेचर पे वो बॉयल होंगे। अब वो इथेनॉल और वाटर नहीं रहे, अलग अलग नहीं है, वो एक आइटम बन चुका है, एक कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है ना। हैव से एंड नो फर्दर सेपरेशन ऑकर्स, एंड नो फर्दर सेपरेशन ऑकर, अब वो सेपरेट नहीं हो सकते। द सोल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, अब ध्यान देते हो, अब यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन की बात करेगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन, जैसे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास एजेट्रोप। दिस एजेट्रोप हैज अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड। अब ध्यान देना, HNO3 है 68% प्लस वाटर है प्लस वाटर कितना परसेंट है? 32%, ठीक है ना, बाय मास विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 393। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब आपको मजा आ जाएगा समझ के। ये बन चुका है, जो रिजल्टेंट बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट है 393.5 केल्विन। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर अभी आप HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट देखोगे एक मिनट मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ ध्यान दो, H2O 373, HNO3 की बात कर रहा हूँ ना अभी, 356 केल्विन है, ये देख लो 356 केल्विन, बी केयरफुल। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आप अंदाजा लगाओगे थोड़ा, अरे 356 है, ये 373 है, समवेयर इन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट होगा। नो, इंटरेक्टिव फोर्सेस क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, तो नेगेटिव डेविएशन हो गया इसमें, और नेगेटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा? 393 केल्विन बढ़ गया, देखो कितना ज़्यादा, जबकि इन दोनों से कहीं ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 393.5, वाटर एंड HNO3। और जो कि अभी अभी आप मिथेनॉल का पढ़ के गए, इथेनॉल का पढ़ के गए थे, 373 तो वाटर का है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है? इसका कितना है? 351। इथेनॉल, इथेनॉल का कितना है? 351.37। और जबकि एजिट्रोप जब बना आपस में मिक्स हो गया, देखो दोनों का मिला के 338 है, 338 है। ये छोटे से नोट्स हैं, इनको देख लेना, जो मैंने लिख दिया ये भी देख लेना, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मिनिमम वज एजिट्रोप क्या बोलता है यहाँ पे? एजिट्रोप्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन बोथ द कंपोनेंट, लोअर देन बोथ द कंपोनेंट, ठीक है, इथेनॉल एंड वाटर। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप क्या बोलता है? एजिट्रोप हैविंग बॉइलिंग पॉइंट हायर देन बोथ द कंपोनेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर, ठीक है, या HNO3 एंड वाटर। तब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एजिट्रोप क्लियर है? मैं स्लो जा रहा हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। चलो, अब आ गया हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल और एजिट्रोप्स क्लियर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट में जरूर लिखो, समझ में आया नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लिखना है। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास।
ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में ये चीज़ें ना पूछी जाएं, चाहे आपका वो सीबीएसई बोर्ड है या आईआईटी है या नीट है, कुछ भी रहने दो, ये आपको पूछा जाएगा। और बच्चों की डिमांड भी थी कि सर हमको अच्छे से समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ये कॉलिगेटिव। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हम लोग किताबों में पढ़ते रहते हैं, सिर धुनते रहते हैं, कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। मान लो अभी हम लोगों का कंट्री में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं आती। मान लो रशिया वगैरह में क्या होता है, अब आपकी गाड़ी में पेट्रोल डला हुआ है, उसका एक कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना। पेट्रोल का एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मान लो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, ठीक है, तो क्या होगा, स्नो फॉलिंग में क्या होता है, स्नोफॉल होगा, टेम्परेचर डाउन होगा और पता लगा पेट्रोल जम गया। और आपका व्हीकल कैसे चलेगा, नहीं चल सकता ना। तो फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम उसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन है, पेट्रोल, सॉल्वेंट कौन है, पेट्रोल, उसके अंदर हम कुछ सॉल्यूट डालेंगे। ध्यान से सुनना, कुछ सॉल्यूट डालेंगे। तो सॉल्यूट डाल दिया इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो एक सॉल्यूशन बन गया ये। लेकिन हमारा एम क्या है इस सॉल्यूशन को बनाने का, हमारा एम है इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाए, और कम हो जाए। मान लो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है या -30 पे होता है फ्रीज। अब मैं चाहता हूँ 30 पे ना हो के 40 पे हो फ्रीज, -40 पे फ्रीज हो ये, सो दैट मैं इसके बीच का जो गैप है उसका फायदा उठा के अब और अपना मैं काम करके निकल जाऊं, मेरा पेट्रोल फ्रीज ना हो। तो इसका मतलब मैं कुछ सोल्यूट मिलाऊंगा। अब मेरा सॉल्वेंट क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, मेरे सॉल्यूट की क्या प्रॉपर्टी है, और कितना मिलाऊंगा, है ना, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो सब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही हमको पढ़ाती है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या, मैं पहले बता भी दूं आपके आपके सिलेबस में क्या क्या है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को कम करना, नंबर 1। नंबर 2 है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो कभी कभी हमको बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाना पड़ता है, कुछ ऐसी जरूरतें हमें पड़ेंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाना पड़ सकता है। और कभी कभी जरूरत पड़ेगी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो मैंने आपको बताया, डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कम करना है हमें, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम डाउन कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस का। और एक चौथा भी है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 टॉपिक है हमारे, ठीक है। चलो अभी मैं एक टॉपिक तो आज खत्म ही कर देता हूँ, मजा आ जाएगा आपको, घर पे पढ़ लेना अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो बन रहा है आप उसको कम कर रहे हो, सीधी सी बात है, आप नहीं चाहते उतना ज्यादा बने, क्या, वेपर प्रेशर आप नहीं चाहते। So we have learnt in section that vapor pressure of solvent in solution is less than that pure solvent। क्या बोल रहा है, that vapor pressure of a solvent in solution is less than the pure solvent। तो Raoult established that the lowering of vapor pressure depends only on concentration of solute particle। तो solute particle हम डालेंगे, जब डालेंगे उसमें तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे कुछ और भी बोला है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया ऑलरेडी, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कब, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब उसमें ऐड करेंगे टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट। हमारे पास कंटेनर में वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल बोले तो क्या, बहुत ज़्यादा वेपर बनते हैं, बहुत ज़्यादा वेपर बनते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर क्या डाल दिया, थोड़े से ऐसे सॉल्यूट डाल दिया जो नॉन वॉलेटाइल है, तो सीधी सी बात है वो वॉलेटाइल वाले को ज़्यादा वेपर बनाने नहीं देगा, रोकेगा उसको, ठीक है ना। So there are many properties of solutions which are connected with this
डिक्रीज इन वेपर, तो हम चाहते क्या ऐसा सोल्यूट डालेंगे जो नॉन वॉलेटाइल हो और वहां का वेपर प्रेशर कम करे, ठीक है ना, हमारा एम है अभी फिलहाल। These are, तो पहला relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point और and osmotic pressure. All these properties depend on number of solute particle. ध्यान रखना number of solute particle, यही चीज हमें बार बार निकालेंगे हम, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, हमारा यही एम रहेगा। ध्यान दो अभी समझ में आ जाएगा। ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट जो हम डालते हैं उसमें सोल्यूशन में, रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो कितनी क्वांटिटी में जाने डालेंगे हम लोग उसको, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यहाँ बता भी रहा है कोलिगेटिव का मीनिंग लैटिन में है, को मीन्स टुगेदर एंड लिगर मीन्स टू बाइंड। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज। तो अभी मैं यहाँ पे आके आपको बताया भी था रिलेटिव टू लोअरिंग, तो तो लोअरिंग किस तरह होगी, कितनी होगी, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं ना, तो आपको ये पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मेरा एम है बताना। तो एक काम करता हूं मैं, अब आपको कितनी क्वांटिटी हम डालेंगे अभी हमें वही निकालना है, ठीक है ना। तो मैं काम करता हूँ, पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको ये बड़ी जल्दी समझ में आएगा, 1 मिनट के अंदर, ओनली 1 मिनट। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल बहुत इजी समझ में आ जाएगा और फटाफट आप बोलोगे तुरंत आ गया समझ में, और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, बेंजीन है आपके पास प्योर, और कुछ टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर, मतलब जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कर रहे हैं, ना कम ना ज्यादा, उस समय उसका वेपर प्रेशर इतना है 0.8, इतना प्रेशर है, ठीक है ना, इतने बार प्रेशर। बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इतना है उसका प्रेशर, ठीक है ना। एंड नॉन वॉलेटाइल, मैंने बताया था ना अभी, सॉल्यूट आपका सारे के सारे नॉन वॉलेटाइल ही होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और कितने ग्राम डाला आपने, 0.5 ग्राम, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, आधा ग्राम, हाफ ग्राम सोल्यूट आपने डाल दिया किसके अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, अब 39 ग्राम आपके पास C6H6, 39 ग्राम C6H6 में आपने 0.5 ग्राम सोल्यूट डाला है, ठीक है ना। अब बेंजीन का मोलार मास दे दिया इसने 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज देन, अब देखो कम हो गया, ध्यान देना यहाँ पे, 0.850 था, अरे घट के कितना हो गया 0.845, ध्यान देना यहाँ पे, तो चेंज हो गया, प्रेशर कम हो गया, और हमारा एम भी तो यही था, हमारा एम भी तो यही था ना कि प्रेशर कम हो जाए। क्या डाला, सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल, क्लियर। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे यहाँ बता रहा है द वेरियस क्वांटिटीज नोन अस आर एज फॉलोज। तो P1 मतलब प्रेशर जो आपका P1 नॉट कौन है, जो ओरिजिनल प्रेशर है हमारे सॉल्वेंट का, अब ध्यान से करना शुरू कर दो आप लोग, ये समझना कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। तो P1 है 0.850 बार, P कितना जो कम हो गया, जो रिजल्टेंट है सोल्यूट डालने के बाद, P कितने बार, M1, ध्यान देना यहाँ पे, M1 M2, M1 और M2, जो जनरली आपको M2 ही निकालना है हर बार, M2 ही कैलकुलेट करना है, ज्यादातर वही पूछा जाता है। और M1 कितना, 78 ग्राम। M2 का वेट पता है आपको, W1 W2, लेकिन मोलार मास नहीं पता, तो W2 0.5 और W1 39 ग्राम। अब पूछता है सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज क्वांटिटी वी गेट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ कर क्या रहे हैं हम लोग। अब मैं कुछ बच्चे बोलते हैं अरे फॉर्मूला तो हमने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, फॉर्मूला को देखना नहीं है, फॉर्मूले को दिमाग में ऐसे रख लेना है, कभी भूलना ही नहीं पड़े। अब देखो यहीं से मैं आपको याद दिला दूंगा, फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया नहीं है, देख लो, फॉर्मूला नहीं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, देखो, ओरिजिनल प्रेशर माइनस रिजल्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर, मतलब डिफरेंस, सीधी सी बात है भाई, डिफरेंस ऑफ प्रेशर और ओरिजिनल प्रेशर जो पहले का था, सिंपल, समझ में आ गया। अब क्या देखना है यहाँ पे, देखो 0.5 मतलब जो सॉल्वेंट आपने डाला है, सोल्यूट डाला है वो, और ये क्या है, मोलार मास ऑफ
जिसके अंदर डाला है, तो सीधी सी बात है कि 78/39 ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये है क्या, देखो 78 क्या है, मोलार मास, और है कितनी क्वांटिटी 39। तो मोल पता चल रहा है ना यहाँ पे, अगर ध्यान दो तो मोल ही तो मिल रहा है तुम्हें ये, भाई बेंजीन का मोल है ये। आपके पास कितने ग्राम है ये 78 ग्राम, और मोलार मास कितना है इसका 39, सॉरी मोलार मास 78 और कितना है ये 39। और यहाँ दूसरा देख लो जरा, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है आपके W2/M2, ये क्या है M1/W1, है ना। तो यहाँ पे देख लो आप, दूसरी साइड वाला ये आपको याद होना चाहिए, फिर से बताने चल रहा हूँ, जो कितने ग्राम आपका सोल्यूट है डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ उल्टा है, मोलार मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ बेंजीन। 39 ग्राम था ना, लेकिन एक मोल कितना है 38 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ओके, अभी ऊपर आएंगे और अच्छे समझ जाएंगे। वैल्यू पुट कर दी, M2 एक तरफ लेके चले गए, बाकी कैलकुलेशन किया, 170 ग्राम पर मोल। जो सोल्यूट हमने डाला था उसका मोलार मास कितना है 170 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो चलो कैसे जनरेट कैसे हुआ, फॉर्मूला क्या है जरा, अब आपकी समझ में आ जाएगा, अब आपकी समझ में आएगा। देखो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट, अब आपकी समझ में आया। और ऊपर से यहाँ क्या लिखता है N2/N1, N2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स, N1 क्या है नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया तो फटाफट आ जाएगा समझ में N2। भाई मोल कैसे निकालोगे, मोल कैसे निकलता है, कितनी क्वांटिटी है और मोलार मास से डिवाइड, ये कितना है कितनी क्वांटिटी है मोलार मास। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, W2/M2 और M1 ऊपर गया और W1 नीचे आया। आई होप अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो W2/M2 W2M2 है ना, M1 W2, क्लियर हो रहा है ना, बहुत आसान। तो आप इसको, ये समझ में आ गया होगा आपको।